आपकी बहन संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, आज आपके सामने फिर उपस्थित है। मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य लखनऊ से हूँ और जैसा कि आप सब लोग जान ही रहे हैं कि मैं नानक चंद्र रत्तू जी की जुबानी उनकी लिखी हुई किताब डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष के पन्ने आपको पढ़ के सुना रही हूँ। सबसे पहले आप सभी भाई बहनों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आज उसी किताब का अध्याय 21 के बारे में मैं आपको बताऊंगी। स्मृतियों को चिरस्थायी बनाना, कुछ निकट की घटनाएं। भारतीय अपने दिवंगत नेताओं को स्मृति को निरंतर बनाए रखने में विशेष रूप से दक्ष है। शायद दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं जो इतने उत्साह और रुचि से सर्वमान्य और सर्वव्यापी ढंग से ये कार्य करता हो जितना कि भारतीय। इस क्षेत्र में अनगिनत महात्माओं, संतों और गुरुओं के अतिरिक्त महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे नेताओं के जीवन वृत्तियों को चिरस्थायी बनाने के हमारे प्रयास विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पर जहां तक हमारे बेहद सम्मानित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को अमर बनाने की बात है, उसने पिछले सारे मानक ध्वस्त कर दिए। इतिहास में किसी व्यक्ति को जीवित रहते और मरणोपरांत इतना अधिक और दीर्घ काल तक प्रेम नहीं मिला जितना उन्हें भारत और विदेशों में भी लाखों लोगों ने उन्हें प्रेम किया और उनकी पूजा की। इन लोगों के मस्तिष्क में वो इतनी गहरी छाप छोड़ गए जिसे आगामी सदियों में भी मिटाया नहीं जा सकेगा। वह अपने समय के सबसे विलक्षण व्यक्ति थे। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने परिनिर्वाण प्राप्त किया। मानवता के मुक्तिदाता के अचानक अदृश्य हो जाने से पूरा देश दुख और निराशा के समुद्र में डूब गया। उनके लाखों अनुयायियों की हवेलियों में, छोटे घरों में, झुग्गी झोपड़ियों में, मिट्टी के घरों में, छप्परों में रहने वाले नौकरियों और अन्य व्यवसाय के लोग, श्रमिक, कर्मकार तथा यहाँ तक कि अत्यधिक गरीबी में रहते हुए आश्रयहीन, दुखी और विवश व्यक्ति तथा सड़क किनारे सोने वाले सभी को भीषण आघात लगा। वे सब ऐसे अभूतपूर्व दुख और संताप में डूब गए जिसका वर्णन असंभव है। वे सभी रो रहे थे, सुबक रहे थे और हिचकियां ले रहे थे, स्वयं को अनाथ समझ रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग के हितों के सबसे प्रमुख प्रवक्ता थे। ब्रिटिश शासकों ने उनके जीवन काल में ही उन्हें सम्मानित किया और मुंबई के राज्यपाल ने उन्हें विधान परिषद में नामित किया। दूसरा सम्मान उन्हें तब मिला जब वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम विभाग संभालने का आमंत्रण मिला। उन्होंने 20 जुलाई 1942 के पूर्वाह्न में नागपुर से टेलीग्राम द्वारा ही पदभार ग्रहण किया, जहां वह अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की सभा की अध्यक्षता करने गए थे। ब्रिटिश शासक इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि 1930 और 1931 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन राष्ट्रवादी तथा साहसी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में ये क्षमता है कि वह उनसे भारत छोड़ने के लिए कह सकते हैं। अतः वे उन्हें अपनी तरफ करने के लिए आतुर थे ताकि उनकी बुद्धिमत्ता और क्षमता का प्रयोग कर अपना साम्राज्य खड़ा रख सकें और कांग्रेस तथा अन्य संगठनों में उच्च वर्ग के नेताओं की गतिविधियों पर कुछ अंकुश लगा सकें। वह एक स्वतंत्र और देशभक्त नेता थे जिनकी निर्भयता हिंदुओं और मुसलमानों को भारी पड़ती थी। गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की स्वतंत्रता और दलित वर्ग के अधिकारों के लिए अपना विलक्षण बुद्धिमत्तापूर्ण भाषण बिल्कुल खरे और निर्भय होकर दिया। इससे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, यूरोपीय सदस्य और अन्य प्रतिभागी अत्यधिक प्रभावित हुए और उनकी बेहद प्रशंसा की। इतनी महत्वपूर्ण और शानदार भूमिका अदा करने के बावजूद ब्रिटिश शासकों के मन में भारत में उनके शासन के अंत तक उन्हें किसी पद या पुरस्कार से सम्मानित करने का विचार नहीं आया। भारत के हाथों में सत्ता आ जाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर को विधि मंत्री का पद दिया गया। उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की। अत्यधिक बुद्धिमत्ता से उसे संविधान सभा में पारित कराया। राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक भूमिका अदा की। कठिनता से प्राप्त आजादी की बड़े यत्न से रक्षा की और गोलमेज सभा में अत्यधिक शक्तिशाली और महती भूमिका निभाई। इन सब के बावजूद भारतीय शासकों के मस्तिष्क में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने और यहाँ तक कि संसद के केंद्रीय कक्ष में उनका चित्र प्रदर्शित करने की बात ध्यान में नहीं आई। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में उन्हें स्मरण करने और पुरस्कृत करने का दायित्व आम जनता, दलितों, शोषितों, भूखे, नंगे पैर वालों और उपेक्षितों के जिम्मे छोड़ दिया गया। वस्त्रहीन लोग अपने प्रिय और पितृतुल्य पिता को प्रेमवश बाबा साहब कहते थे और उनके प्रति बेहद प्रेम और सम्मान प्रकट करते थे।
यहाँ तक कि 1940 में मद्रास शहर के कारखानों के अनुसूचित वर्ग के श्रमिकों के छप्पर युक्त कच्चे घरों में उनके छोटे छोटे चित्र टांगकर अपना सम्मान व्यक्त किया। ये धारा धीरे धीरे देश के दक्षिण और पश्चिमी देशों में क्षेत्रों में फैली और फिर अन्य क्षेत्रों में फैलने में समय नहीं लगा। आज दलितों और बौद्धों का एक भी घर नहीं मिलेगा जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मढ़ी हुई फोटो न टंगी हो। अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबुद्ध लोगों ने भी अपने घरों को उनके चित्रों से सुशोभित किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मेधा और क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए किसी पद का आमंत्रण देना एक बात है, लेकिन उन्हें पुरस्कृत करना बिल्कुल दूसरी बात। भारत के उन जैसे बौद्धिक महारथी को पुरस्कृत करने या उपाधि प्राप्त करने का विचार उनके जीवन काल में आजादी से पहले ना तो अंग्रेज शासकों के विचार में आया, ना ही आजादी के बाद भारतीय शासकों को लगता है शायद इस विचार को ही वे पसंद ही नहीं करते थे। न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय पहली संस्था थी जिसने 5 जून 1952 को उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ऐसा उसने स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पी होने के कारण किया। इसके बाद उस्मानिया विश्वविद्यालय आगे आया और 12 जनवरी 1953 को उन्हें डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर के देहांत का एक महीना भी न बीता था कि सरकार और उनके अनुयायियों ने अनेक कदम उठाए जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक और विदेशों में भी बसे हुए थे। लोगों और संस्थाओं ने इस क्षेत्र में कुछ निकट संबद्ध रुचिकर और उदयमान घटनाओं को जन्म दिया। राष्ट्रीय राजधानी सहित दर्जनों नगरों के स्थानीय निकायों ने उनकी मृत्यु पर शोक सभाएं आयोजित की और महान व्यक्ति के नाम पर प्रमुख सड़कों और संस्थाओं के नाम रखे। इसका कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि अधिकांश कस्बों और शहरों की प्रमुख सड़कों, क्रीड़ा स्थलों तथा संस्थाओं को उनके नाम पर समर्पित कर दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान, जो न्याय और संतुलित नीति के लिए प्रसिद्ध थे, दलितों और बौद्धों की लोकप्रिय मांग की प्रतिक्रिया में डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन को सरकारी अवकाश घोषित कर दिया। नागपुर में वह स्थल जहां डॉक्टर अंबेडकर उनके 5 लाख से अधिक अनुयायियों ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म ग्रहण किया था। वहां की 11 एकड़ भूमि सरकार ने भारतीय बौद्ध महासभा को दे दी ताकि उनका स्मारक बनाया जा सके। वहां एक वैभवशाली स्तूप दीक्षा भूमि खड़ा है जो बौद्धों और दलितों का मूक प्रेक्षक है और पूरे वर्ष तीर्थयात्रियों का एक मुख्य केंद्र है। दादर हिंदू शवदाह स्थल पर जहां डॉक्टर अंबेडकर की अंतिम क्रिया संपन्न हुई थी, भूमि का एक लघुखंड भारतीय बौद्ध महासभा को उनका स्मारक बनाने के लिए दे दिया गया। वहां प्रतिदिन अनगिनत लोग पहुंचते हैं। हर वर्ष 6 दिसंबर को दूर दराज के स्थानों और विदेशों से हजारों की संख्या में लोग उस स्थान पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। 2 अप्रैल 1957 को भारतीय गणतंत्र के उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने संसद भवन के प्रांगण में गणमान्य व्यक्तियों की विशाल उपस्थिति में डॉक्टर अंबेडकर की 13 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। 14 अप्रैल 1957 को डॉक्टर अंबेडकर के अभिन्न सहयोगी और प्रमुख सिपह सलार दादा साहेब बीके गायकवाड़ ने नई दिल्ली के अंबेडकर भवन के प्रांगण में डॉक्टर अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। मुंबई में प्रमुख स्थलों पर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां लगाई गईं। मनोज कुमार मुखर्जी, मुख्य न्यायाधीश मुंबई, उनके 100वें जन्मदिन पर केंद्रीय न्यायालय कक्ष 46 में जहां बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चला था, उनके चित्र का अनावरण किया। दिल्ली गेट के बाहर स्थित क्रीड़ा स्थल का नाम अंबेडकर स्टेडियम रखा गया। कुछ स्थानों पर क्रीड़ा सभाएं आयोजित की गईं। राजधानी में भीम स्पोर्टिंग क्लब के तहत फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसके अलावा देश के अन्य जगहों, शहरों, कस्बों और गांवों में भी डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां स्थापित करने का अनवरत क्रम चला, जो अभी भी अबाध गति से जारी है। तो साथियों, आगे की वीडियो में मैं इसके आगे बताऊंगी। तब तक विदा चाहूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।